students, a very good morning to all of you. This is my second video of chapter 1 chemistry class 11th, that is some basic concepts of chemistry. Today my topic is measurement in chemistry. It is the part of analytical chemistry in which we proceed with a particular experimental values. Our first topic is uncertainty in measurement. We can divide the uncertainty into two main topics. The first one is accuracy and the second one is precision. Accuracy means how the measurement done experimentally agree with the correct value. Correct value means accurate value. मान लीजिए मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया और उसका आंसर है 11.2 मिलीलीटर. अगर आपका रिजल्ट या आंसर 11.2 के जितना पास होगा, दैट मीन्स दैट आंसर विल बी मोर एक्यूरेट. अगर आपने बिल्कुल 11.2 निकाला है, इट मीन्स इट इज द मोस्ट एक्यूरेट. 11.1 वाला नियर बाई एक्यूरेट, और जितना आप 11.2 से डेविएट हो जाएंगे या इधर उधर हो जाएंगे वो उतना गलत हो जाएगा. नाउ व्हाट इज प्रिसीजन? Precision means how closely individual measurement agree with each other. Precision means precise your result. Precise के लिए हम क्या करते हैं, हमारे रिजल्ट को बार बार रिपीट करते हैं. जैसे हम लोग आप लोगों से टाइट्रेशन करवाते हैं तो आपको कहा जाता है कि उस टाइट्रेशन के एक्सपेरिमेंट को 3 बार रिपीट कीजिए. 3 बार रिपीट करने से अगर 2 बार कोई वैल्यू हाँ जी सेम आ जाती है, दैट मीन्स दैट इज प्रिसाइज. मान लीजिए मैंने पहली बार प्रैक्टिकल किया, मेरा आंसर है 11.0. सेकेंड बार मैंने प्रैक्टिकल किया, उसमें 11.1 and again my answer is 11.1. It means कि मैंने 2 बार हाँ जी सेम रिजल्ट को ऑब्टेन किया है या सेम रिजल्ट हाँ जी फाइंड आउट किया है. नाउ माय रिजल्ट इज प्रिसाइज. इट मीन्स आई एम एग्री विद हाँ जी माय बोथ द रिजल्ट्स बिकॉज दे आर सेम. So this is about the accuracy and precision. Now my second topic is scientific notations. Scientific notation means to convert the bigger values into power. इट मीन्स आपके पास कोई बहुत ही बड़ी वैल्यू है तो आप उसे पावर में कन्वर्ट कर दीजिए. कैसे? मान लीजिए मेरे पास है 404000. ये एक हाँ जी बिगर वैल्यू है. नाउ आई कैन इजिली कन्वर्ट इट इनटू 4.04 एंड नाउ 1 2 3 4 5 6 and 7. I can place the decimal after 7 and it will become 4.04 into 10 raised to power 7. Similarly, if I have 0.0000219, okay, now I can write this 2.19, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6 into 10 raised to power minus 6. This is known as scientific notation. Now, the addition and subtraction of scientific notation. First of all, the rules for addition and subtraction are same. Addition और subtraction के लिए आप लोगों के पास जो भी दो वैल्यूज हैं उनकी पावर जो है वो सेम होनी चाहिए. इट मीन्स इफ आई हैव 7.29 इंटू 10 रेज टू पावर 3 एंड 5.12 इंटू 10 रेज टू पावर 3, तो मैं इन्हें बड़े आराम से ऐड कर सकता हूँ. क्यों? पावर जो है 10 रेज टू पावर 3, 10 रेज टू पावर 3, इट मीन्स 10 रेज टू पावर 6. नो, इट इज रॉन्ग. पावर जो है वो हमेशा सेम रहती है, दैट इज 10 रेज टू पावर 3. अभी बताता हूँ कैसे. अब इसको आप लोगों ने ऐड करना है. 9 and 2 is equal to 1, पावर 1 2 1 and it is हाँ जी कैरी 1 सॉरी, ये हो गया 4. 7 plus 2 is equal to 12. नाउ माय आंसर इज 12.10 raised to power 3. फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 50,000 है, ओके, और मेरे पास 20,000 है, अगर मैं 50,000 और 20,000 को ऐड करता हूँ तो नाउ इट विल बिकम 70,000. ओके, और अगर आप 50,000 को लिखते हैं तो इट विल बी 5 into 10 raised to power 4. हाँ जी, इट विल बी 2 into 10 raised to power 4 क्योंकि मेरी पावर सेम है. नाउ 4 and 4 is not 8. 4 हाँ जी प्लस 4 is equal to 4 and 5 plus 2 is equal to 7. So now my answer is 70,000. It means कभी भी आप लोग पावर को हाँ जी अगर अलग अलग कर लेंगे तो सबसे पहला हमारा जो है वर्क वो ये है कि आपकी पावर सेम होनी चाहिए. चलो एक एग्जांपल ऐसा भी ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल आई हैव 9.24 और इंटू 10 रेज टू पावर माइनस, चलो माइनस कर देते हैं 3, एंड आई हैव 2.34 into 10 raised to power minus 4. Now I have different powers. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पावर इक्वल करनी है. पावर को बराबर करने के लिए चाहे आप -3 को -4 कर लीजिए, चाहे आप -4 को -3 कर लीजिए, दोनों एक ही बात है. ओके, नाउ आई एम कन्वर्टिंग -4 into -3. वॉच इट केयरफुली. द फर्स्ट डिजिट इज सेम 9.24 into -3, but my second digit is 23.4
into sorry 2.234 into 10 raised to power minus 3. मैंने -4 पावर को -3 में कन्वर्ट किया. इट मीन्स कि मैंने पावर को बड़ा कर दिया. -4 बड़ा है या -3? तो आंसर इज -3. When you are increasing the power, the digit nearby with the power will decrease. अगर मैं पावर को बड़ा कर रहा हूं तो आपकी वैल्यू छोटी हो जाएगी, और अगर मैं इसको छोटा कर रहा हूं तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी. नाउ माय आंसर इज 0.2, 3 and 4. 2, 3 and 4. यहाँ 0 लग जाएगा. 0 and 4 is equal to 4. 4 and 3 is equal to 7. 2 and 2 is equal to 4. And now it is 9.474 into 10 raised to power minus 3. These are the similar rules. These rules are same for the subtraction. Now the multiplication and division of scientific figures. Scientific notations. Now the multiplication. When you are multiplying the two digits in which we have scientific notations, power will be added. Power को आप लोगों ने ऐड करना है. As you know, 2 3 का 6, ये तो सिंपल बात है. बट नाउ द पावर इज 3 and 4. मल्टीप्लाई के केस में आप लोगों ने पावर को प्लस कर देना है. सिमिलरली अब यहाँ पर आपके पास एक केस हो रहा है. वट इज 5 4 द 20, एंड नाउ द पावर विल बी 10 raised to power minus 9. क्यों? ये भी माइनस की है, ये भी माइनस. अगर एक प्लस की होती, मान लीजिए ये +6 होती और ये -3 होती, नाउ माय आंसर विल बी 3. ओके, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 into 10 raised to power minus 8. क्या किया मैंने? देखिए, मैंने वैल्यू को छोटा कर दिया, इसलिए पावर जो है वो इंक्रीज हो गई या बढ़ गई. नाउ इन केस ऑफ डिवीजन के केस में जो पावर्स हैं वो माइनस हो जाएंगी. बड़ा सिंपल है. 18 को आपने 3 से डिवाइड करना है. तो नाउ व्हेन 18 इज डिवाइडेड बाय 3, आंसर इज 6. पावर को आप ऊपर ले जाइए. -5 की जो पावर है वो ऊपर जाकर के +5 हो जाएगी. मैंने कहा माइनस कर दीजिए, तो -5 मीन्स इट विल बिकम पॉजिटिव, या आप इसको ऊपर कर देते तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगी. नाउ माय आंसर इज into 10 raised to power minus 1. Another example, if I have 200, और चलो 200 into 10 raised to power minus का 7, और अब मेरे पास नीचे है मान लीजिए 5 into 10 raised to power minus का 2. तो अगेन पावर इसको ऊपर ले जाइए. -2 will become +2 and my answer will be -5. और अगर आप इसको इससे डिवाइड करते हैं, it will be 40. तो now answer is 40 into 10 raised to power minus 5, or I can write 4 into 10 raised to power minus 4. बिकॉज अगर मैं वैल्यू को छोटा करता हूं, द पावर विल इंक्रीज. नाउ माय नेक्स्ट टॉपिक इज सिग्निफिकेंट फिगर्स. सिग्निफिकेंट फिगर इज एक्चुअली द फिगर विच एक्सप्लेन द एक्यूरेसी ऑफ अ पर्टिकुलर रिजल्ट. एक्यूरेसी मीन्स कि उसे कितना एक्यूरेटली आपने मेजर किया है. एग्जाम्पल, मैंने 4 स्टूडेंट्स को एक चौक को मेजर करने के लिए कहा कि इसका वेट कितना है, और उन स्टूडेंट्स के रिजल्ट ये हैं. रिजल्ट ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट इज द वेट ऑफ द चौक इज 2 grams. The result of second student is 2.0 gram. The result of third student is 2.00, and the result of fourth student is 2.0000 gram. Which one is more accurate? हालांकि आपको दिख रहा है चारों के आंसर सेम है, बट which one is more accurate? Fourth one is the more accurate. क्यों? क्योंकि उसने जिस वेइंग बॉक्स पर इसको मेजर किया है उसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स तक एक्यूरेसी है. इट मीन्स दिस वेइंग बॉक्स कैन मेजर इवन इन मिलीग्राम. जबकि फर्स्ट जो वेइंग बॉक्स है उसके अंदर 2 के बाद सीधा 3 आएगा. इट कैन नॉट डिटेक्ट इन मिलीग्राम, बट दिस वेइंग बॉक्स इज डिटेक्टिंग द पर्टिकुलर वेट इन मिलीग्राम. नाउ हियर द सिग्निफिकेंट फिगर इज 1, हियर 2, हियर 3 एंड हियर 4. तो अगर आप इस वाले केस में सिग्निफिकेंट फिगर चेक करेंगे तो 1, 2, 3 एंड 4. इट इज मोर एक्यूरेट एज compared to the other results. Now there are few rules to calculate or to identify how many significant figures are present in a particular digit. किसी भी digit में कितनी significant figure है उसके लिए 5 रूल हैं. There are 5 rules. Our first rule is, listen carefully and watch them. Our first rule is all non-zero digits in a particular number are significant. कि अगर आपकी किसी भी digit के अंदर जितने भी numbers हैं, जीरो को छोड़कर उनको आपने significant मानना है. Example, I have 2, 3, 6, 9. तो इसमें कितने डिजिट्स हैं? 4. तो देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. इट मींस ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट. दिस इज माय फर्स्ट रूल. ओके, डन. सेकंड रूल इज द जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. इफ द जीरो इज प्रेजेंट बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स लाइक 2 0 0 2 1,
अब ये दोनों जीरो जो है इन नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है. नाउ द सिग्निफिकेंट फिगर इज 5. 1 1 0 1. Now the significant figure is 4. It means if the zero is present between two non-zero digits, it will be considered as significant digit. Now the third rule. Third rule is the zero written to the left of the first non-zero digits are not significant. If the zero is present on the left, left में जीरो कैसे हो सकता है? हम कोई ऐसा नंबर तो लिखते नहीं, 0 0 1 ऐसे कभी नहीं लिखते हम. It means there will be a particular point. Now 0.00029 टोटल डिजिट्स मेरे पास है 1 2 3 4 5 6, बट यहां पर सिर्फ दो सिग्निफिकेंट है. इट मींस दोज जीरो विच आर प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट. सिमिलरली 0.0123 यहां पर टोटल 3 सिग्निफिकेंट है. मैंने इन जीरो को कैलकुलेट नहीं किया है. नाउ माई फोर्थ रूल इज ऑल जीरो प्लेस्ड टू द राइट ऑफ ए डेसिमल आर सिग्निफिकेंट. आपने इस एग्जांपल में देखा डेसिमल के बाद वाले जीरो को मैं कैलकुलेट कर रहा हूं बिकॉज दीज आर एक्सप्लेनिंग द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट, सो दीज कैन बी कैलकुलेटेड एज सिग्निफिकेंट. इट मींस अगर मेरे पास 22.000 है तो आई विल क्या हो जाएगा, से दैट देयर आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस डिजिट. सिमिलरली 2.000000 1 2 3 4 5 6 7, it means there are 7 significant digits are present. And the last rule is if all the zero placed to the right after the non-zero digit, then it is not significant. अगर आपके पास ये है like this 50,000, अब ये 50,000 एक अमाउंट को बता रहा है, एक नंबर को बता रहा है, किसी रिजल्ट की एक्यूरेसी को शो नहीं कर रहा है. 50,000 मीन्स इट इज एन अमाउंट. तो नाउ देयर आर 1 2 3 4 5, मेरे हिसाब से 5 सिग्निफिकेंट होना चाहिए, बट these zero are not included as significant. It means now my answer is 1. अगर ये रूल्स का अगर आपको शॉर्टकट चाहिए तो एक शॉर्टकट भी है मेरे पास, क्योंकि ये रूल्स में बच्चे थोड़े कंफ्यूज होते हैं, सर ये जीरो नहीं गिने, ये जीरो गिन लिए. तो मेरे पास एक छोटा सा रूल है. जिन डिजिट्स को आप लोग साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं उनमें जितने भी प्रेजेंट जीरो हैं उनको आपने सिग्निफिकेंट नहीं मानना. एंड दोज डिजिट्स विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू साइंटिफिक नंबर है ना, देयर जीरो विल बी सिग्निफिकेंट. एग्जांपल मैं दिखा देता हूं. 50,000 को मैं साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर सकता हूं. इट विल बी 5 × 10⁴. इट मींस इसके जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है और आप लोगों ने इसमें एक ही बताना है. सिमिलरली यहां पर 0.000029, तो आई कैन राइट दिस 2.9 × 10⁻1 2 3 and 4 -4. देखो मैंने इसके जीरो को खत्म कर दिया. इट मींस इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर, बट यू कैन नॉट कन्वर्ट दीज जीरो इनटू सिग्निफिकेंट फिगर. क्यों? क्योंकि ये 22.000 जो बता रहा है आपको, दिस इज द एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट एंड यू कैन नॉट कन्वर्ट इट इनटू साइंटिफिक नोटेशन. So this is all about the rule of significant figures. Now my next topic is addition and subtraction of significant figure. There are some rules for addition and subtraction और इन rules को आप लोगों ने ध्यान से देखना है. When I am adding a particular digit in significant figure, then आप लोगों ने इसे ऐड करना है. ऐड करने के बाद जो आपका रिजल्ट आया है वो आपका रिजल्ट नहीं होगा. सबसे पहले आपने एडिंग जो यूनिट्स हैं उनको देखना है. इस एडिंग यूनिट में टोटल 3 सिग्निफिकेंट है, इसमें 2 सिग्निफिकेंट है और इसमें एडिंग यूनिट में आपके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. तो आपने उस डिजिट को देखना है जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. नाउ दिस इज हैविंग 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स. अब आपके आंसर में इस सिग्निफिकेंट फिगर को आपने फॉलो करना है. नाउ आई हैव ओनली 1 डिजिट आफ्टर द पॉइंट इन द लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर डिजिट. मतलब सबसे छोटे सिग्निफिकेंट फिगर वाले में आपने ये चेक करना है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं. देयर इज ओनली 1 डिजिट आफ्टर द डेसिमल. तो इट मींस आपके आंसर में भी एक ही डिजिट होना चाहिए आफ्टर द डेसिमल. तो ये मेरा आंसर गलत हो गया. नाउ माय आंसर इज 12.0, बट अगेन माय आंसर इज रॉन्ग. अब क्या गड़बड़ हो गई? आप लोगों ने ये चेक करना है कि पॉइंट के बाद 0 था तो आपने रिप्लेस किसको किया. द लास्ट रिप्लेस्ड यूनिट इज 6. 9 को नहीं देखना है आपने, जो 0 आपने लिखा है उसके जस्ट बाद कौन सी यूनिट है, दैट इज 6 एंड 6 इज ग्रेटर देन 5. इफ द रिप्लेसिंग डिजिट इज ग्रेटर देन 5,
then the last digit will be हाँ जी increased by 1. It means my answer will be 12.1. ये आप लोगों ने देखा भी होगा, इसे कहते हैं राउंडिंग ऑफ द डिजिट, जो मैं अभी आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा. अगर ये 5 से छोटी होती देन इट विल रिमेन सेम, और अगर 5 ही होती तो आपने नेक्स्ट डिजिट को देखना है कि वो इवन है या ओड है. ये मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा. अगेन इन सब्सट्रैक्शन में भी रूल सेम है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक कीजिए कितने यूनिट्स हैं. 1 2 3 4 5 6. इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है. आपने किसको फॉलो करना है? जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर है. अब इसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? 2. इट मींस योर आंसर मस्ट कंटेन 2 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल. तो मेरा आंसर क्या होगा? 11.36. ना कि इतना बड़ा मेरा आंसर होगा. दिस इज रॉन्ग. माय आंसर इज 11.36 बिकॉज नाउ आई हैव 2 डिजिट आफ्टर द डेसिमल. And what is this? I am replacing 3 and 3 is less than 5. So my answer will remain same, 11.36. Now in multiplication and division, there is a little difference in the rule. Again, follow the number of significant figure which you are multiplying. 1, 2, 3, 4, 5. In this, there are 5 significant figures. Now 1, 2, 3 and 4. There are 4 significant figures. Okay, oh, sorry. There are 2 significant figures. अब आपके आंसर में टोटल 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए. वहां आपने क्या किया? पॉइंट के बाद में फॉलो किया. बट नाउ यू हैव द आंसर विद द लोएस्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर. इट मींस आपके आंसर में भी टोटल 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए. सो माय आंसर विल बी 0.024. नाउ माय आंसर हैव ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर. लास्ट रिप्लेसिंग कौन सी है? 3 एंड 3 इज लेस देन 5. सो माय आंसर विल रिमेन 0.024. ओके. इन डिवीजन the rule is same. Again, how many significant figure are there? 1 2 3 4 and 5. इसमें 5 हैं और 1 2 and 3. तो it means आपके टोटल आंसर में 3 significant figures होने चाहिए. Now my answer will be 1.12. उसमें आपने पॉइंट के बाद वाले फिगर्स को फॉलो करना है और इसमें आपने टोटल नंबर्स को फॉलो करना है. तो दिस इज द मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. Now my next topic is rounding of a digit. Okay. तो देयर आर 4 रूल्स. ठीक है जी. वैसे मेनली 3 रूल्स हैं पर उनको मैंने डिवाइड कर दिया 4 में. तो आप किसी डिजिट को राउंड ऑफ करते हैं. द फर्स्ट रूल इज इफ यू आर राउंडिंग हाँ जी देन यू आर रिप्लेसिंग ए पर्टिकुलर डिजिट. फॉर एग्जाम्पल इन द फर्स्ट एग्जाम्पल आई एम रिप्लेसिंग 8 एंड 8 इज ग्रेटर देन 5. इफ द डिजिट टू बी रिप्लेस्ड इज ग्रेटर देन 5 देन द लास्ट डिजिट विल बी इंक्रीज्ड बाय 1. इट मीन्स आप 8 को हटा रहे हैं तो अब मेरा आंसर हो जाएगा 2.63. वैसे तो 8 को हटाने के बाद आंसर क्या होना चाहिए था? 2.62. बट द डिजिट टू बी रिमूव्ड इज ग्रेटर देन 5, सो द आंसर इज 2.63. नाउ इन द सेकंड एग्जांपल माय डिजिट टू बी रिप्लेस्ड इज लेस देन 5. इफ दैट डिजिट इज लेस देन 5 योर आंसर विल बी रिमेन सेम. नाउ माय आंसर इज 2.62. ये दोनों बातें आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ी हुई होंगी कि अगर डिजिट जो हटाई जाने वाली है वो 5 से बड़ी है तो आपका जो नंबर है वो 1 ज्यादा हो जाएगा. अगर 5 से कम है तो वो वैसे का वैसा रहेगा. बट नाउ व्हाट हैपन इफ द डिजिट टू बी रिप्लेस्ड इज 5. तो अगर आपके पास अगर डिजिट 5 की 5 है देन तब आप लोगों ने देखना है कि साथ वाली डिजिट कैसी है. नाउ माय आंसर विल बी 2.63 बट द लास्ट डिजिट इज ओड. इफ द डिजिट हाँ जी नियर टू द डिजिट विच इज रिमूविंग इज ओड देन it will be converted into even. It means अगर 5 है आपके पास में तो उसके साथ वाली डिजिट को आप लोगों ने 1 इंक्रीज कर देना है. बट इफ द डिजिट इज 5 एंड द नियर बाई डिजिट इज इवन देन आवर आंसर विल रिमेन सेम 2.62. इट मीन्स अगर आपकी हटाई जाने वाली डिजिट 5 है और उसके साथ वाली डिजिट इवन है तो कोई चेंज नहीं होगा. एंड इफ इट विल बी ओड देन इट विल बी इंक्रीज्ड बाय 1. Now my next topic is law of chemical combinations. There are 4 laws. The first law is law of conservation of mass. ये आप लोगों ने सुना भी होगा. The mass cannot be created nor be destroyed in a particular chemical equation. This law is given by Lavoisier and he is also known as father of chemistry. तो ये भी आपको पता होना चाहिए. Who is father of chemistry? Antonio Lavoisier. Okay. According to this rule the mass cannot be created nor be destroyed. It means अगर आपने कोई एक एग्जांपल लिया किसी भी इक्वेशन का N2 + 3H2 is equal to 2NH3. ओके.
Now in this equation, the mass before the reaction and after the reaction will remain same. Example, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, यहाँ पर 2 हैं टोटल तो 28. नाउ हाइड्रोजन का मास, हाँ जी, 1 एटॉमिक मास, 3 2 just 6. बिफोर, हाँ जी, द रिएक्शन द मास इज 34. इट मीन्स आफ्टर द रिएक्शन इट मस्ट बी 23. नाउ इट इज 2 into 14 plus 3, that is 2 into 17, again it is 34. This is the simple rule given by, हाँ जी, एंटोनियो लेवोजियर. अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल आता है, मान लीजिए मेरे पास एक एग्जांपल है NaCl और आपने NaCl के अंदर AgNO3 को ऐड किया. नाउ द इक्वेशन विल बिकम AgCl precipitate out and NaNO3. If I am saying that it has 2.3 gram and it has 6.9 gram, okay, and now after the reaction if it is 3.8 gram, what is the amount of AgCl precipitate obtained? Okay, that is a very simple numerical. As you know, before, the mass before the equation is always equal to the mass after the reaction. Now you can easily calculate this. 9 and 3 is equal to 12, carry 1, 6 and 2 is equal to 8 and 1 9. X plus 3.9. Then what is x? X is equal to 9.2 minus 3.9 and it will be 9.2, that will be 5.3. Our answer will be 5.3 gram. My second law is law of definite proportion or constant proportion. It was given by Joseph Proust in 1979, and according to him, a pure chemical compound always consists a definite ratio by mass. Even they are formed by different methods. Example, मान लीजिए मैंने कार्बन को जलाया, है ना, CO2 बना रहा हूँ मैं. The first is by burning carbon or coke. The second procedure is by heating calcium carbonate. As you know कि कार्बोनेट को गर्म करते ही CaO और CO2 लिबरेट होगा. And the third one is by reacting Na2CO3 with an acid, that is HCl. Now our answer is 2NaCl plus H2O plus CO2. In this example, मैंने 3 तरीकों से आपके पास CO2 बनाया है. The first one is by burning carbon, the second by heating CaCO3, and the third one is by reacting, हाँ जी, सोडियम कार्बोनेट विद एसिड्स. बट अब इन तीनों केसेस में आप लोगों ने चेक करना है रेशियो ऑफ एलिमेंट बाय मास. कार्बन का मास कितना है 12 और ऑक्सीजन का 16 2 या 32. अकॉर्डिंग टू दिस रूल, whether you are making a particular compound by different method, but they always consist in definite ratio or definite proportion by mass. अगर आप इनका proportion चेक करेंगे तो now it will be 3:8. It means यहाँ पर भी CO2 का रेशियो 3:8 होगा कार्बन ऑक्सीजन का, यहाँ पर भी 3:8 और यहाँ पर भी 3:8 होगा. Now my third law is law of multiple proportion and it was given by Sir John Dalton. According to this rule, if two elements are combining and forming two or more than two compounds, then the weight of the one element which combine with a fixed means उसका खुद का weight fixed है, fixed weight with the other always bear a simple whole number ratio or multiple ratio with the other element. इसको समझाने के लिए एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का. नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के टोटल 5 कंपाउंड बनाते हैं. आप लोगों को नहीं पता होगा क्योंकि ये अब हायर क्लासेस की बात है. 5 कंपाउंड बनाते हैं, दैट इज N2, सेकंड इज NO, थर्ड वन इज N2O3, फोर्थ वन इज N2O4 and the fifth one is N2O and 5. In this case, nitrogen is combining with oxygen. If we are considering the fixed ratio of nitrogen, यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं 2, तो इसका मास कितना होगा 28, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2. It means सभी केसेस में 28 इसका मास है फिक्स. बट इन दिस केस इट इज 14, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 2 से, दोनों को, होल को 2 को, तो नाउ इट इज 28. ओके, व्हाट इज द मास ऑफ ऑक्सीजन विद, हाँ जी, रेफरेंस टू द 28 मास ऑफ ऑक्सीजन. Now it is 16. This is the mass of nitrogen and this is the mass of oxygen. Now here it is 2. Now it is again, it is also 2. So 16 2s are 32. Now it is 3. It is 48. Now it is 64 and now it is 80. It means the mass of the nitrogen is fixed. यही आप लोगों को लिख करके बताया, the fixed mass. But the mass of oxygen is
1:2:3:4:5. It means it is the table of 16. 16 1 16, 16 2 32, 3 48, 4 64, and last 16 5 80. So it means the weight of oxygen is in multiple ratio or in whole number ratio. Now my fourth and last law is Gay-Lussac's law of combining volume. According to him, under similar condition of temperature and pressure, when gases are combining with each other, they do so in volume which bear whole number ratio, even with the products. It means अगर आपके पास कोई भी गैसेस आपस में जुड़ रही हैं तो वो whole number ratio में कनेक्ट होंगी, और अगर प्रोडक्ट भी गैस है then it means it will also in a simple whole number ratio. Example, H2 gas, similarly CH2 gas, and they are producing HCl, and it is also gas. Now what is the ratio here? 1, 1 and 2. It means 1:1:2. And one more example, N2 gas plus 3H2 gas, and it will give 2NH3 gas. Again 1:3:2. इस रूल से एक मेन बात ये पता लगती है कि जो भी आप लोगों के मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम फ्रैक्शन में नहीं ले सकते. इट मीन्स half molecule is not possible. I can write this. If I want to make 1 mole of HCl, then the equation will be half H2 plus half Cl2, and it will give 1 mole of HCl. But my fraction is half and 1. It means रेशियो गड़बड़ हो गया आपके पास. तो मॉलिक्यूल जो है वो प्रैक्टिकली ऐसे पॉसिबल नहीं है. इट मीन्स यू कैन राइट दिस इक्वेशन थ्योरेटिकली, बट इट इज नॉट एक्सपेरिमेंटली पॉसिबल. My next topic is Dalton's atomic theory, which was given by Sir John Dalton. He explained the nature of the atom with the help of his theory. There are 6 main points of his theory. The first point is matter is made up of extremely small particle, which is known as atom. ये आप लोगों ने छोटे क्लासेस में पढ़ा भी होगा. किसी भी चीज का जो सबसे छोटा पार्ट है वो एटम है, which can neither be divided. हालांकि ये मॉडर्न थ्योरी में गलत हो गया था. The second is atom of same elements are identical. इट मीन्स अगर किसी एक ही चीज के एलिमेंट है जैसे हाइड्रोजन के हैं तो वो शेप, साइज और मास के अंदर इक्वल होंगे. ये भी थ्योरी में गलत हो गया था बाद में. द थर्ड इज एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट. अलग अलग एलिमेंट्स के एटम भी अलग अलग होंगे, उनका शेप, साइज और मास तीनों अलग अलग होगा. द फोर्थ वन इज एटम इज स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द मैटर विच कैन कंबाइन इन ए पर्टिकुलर केमिकल इक्वेशन. द फोर्थ वन इज एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड एटम. इसने मॉलिक्यूल्स को कंपाउंड एटम बोला. उस टाइम मॉलिक्यूल वर्ड सर्च नहीं हुआ था या डिस्कवर नहीं हुआ था. नेम द मॉलिक्यूल एज कंपाउंड एटम्स. एंड द लास्ट वन इज एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ये जो 6 के 6 पॉइंट्स उसने बताए थे ये मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में गलत प्रूव हो गए. एंड सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी. नेक्स्ट टॉपिक इज मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी. इट वाज गिवन बाय सर J.J. थॉमसन, रदरफोर्ड एंड नील्स बोहर. इस थ्योरी ने डाल्टन्स थ्योरी के लगभग सभी पॉइंट्स को गलत कर दिया. इसमें आपके पास फर्स्ट पॉइंट क्या है? एटम इज नो लॉन्गर इंडिविजिबल. अकॉर्डिंग टू डाल्टन द एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्ट ऑफ द एटम. बट एज यू नो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है. वी कैन फर्दर डिवाइड द एटम इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. द सेकेंड इज ऑल द एटम ऑफ सेम एलिमेंट मे नॉट बी सिमिलर. डाल्टन ने क्या बात बताई थी? अगर हाइड्रोजन है तो उसके एटम सारे सेम होंगे शेप, साइज और मास में. बट एज यू नो आइसोटॉप्स की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप हैं. एज यू नो हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 एंड हाइड्रोजन 3. हाइड्रोजन 1 इज नोन एज प्रोटियम, 2 इज नोन एज ड्यूटेरियम एंड 3 इज नोन एज ट्रिटियम. हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, दीज 3 आर इन डिफरेंट मास. ठीक है ना, उनका तीनों का मास अलग अलग है. नाउ द थर्ड इज एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सिमिलर एटॉमिक मास. जबकि डाल्टन ने क्या कहा था कि जितने भी अलग अलग एटम्स है अलग अलग एलिमेंट के वो डिफरेंट होंगे, वो हर फेज में डिफरेंट होंगे. बट इफ यू सी कार्बन 14 एंड नाइट्रोजन 14, these both have similar mass, although these both are from different element. These are known as isobar. इनको आइसोटोप कहते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है, और इनको आप लोग आइसोबार कहते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज एटम मे नॉट बी ऑलवेज कंबाइंड इन सिंपल रेशियो. उसने क्या कहा था? अगर HCl की बात करेंगे तो दिस इज द सिंपल रेशियो 1:1.
सिमिलरली CO2 की बात करेंगे 1:2 इस टाइप से होगा। इट मीन्स ये हमेशा सिंपल रेशो में ही कंबाइन करेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। इफ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज, नाउ इट इज नॉट इन द सिंपल रेशो, क्योंकि डाल्टन ने सिंपल मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन किया था। दिस इज द कॉम्प्लेक्स वन। नाउ द रेशो इज 12 रेशो 22 रेशो 11 to the 22, but 12 is not matching with this. Okay, and the last and the most important is atom can neither be हाँ जी created nor be destroyed, ऐसा डाल्टन ने बताया था, बट ऐसा नहीं है। एटम को भी डिस्ट्रक्ट किया जा सकता है। एटम कैन बी डिस्ट्रक्टेड बाय न्यूक्लियर रिएक्शंस। एज यू नो न्यूक्लियर बॉम्ब में क्या होता है, न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर रेडोन जो है वो आपका टूट करके आगे चेंज हो जाता है न्यूक्लियर बॉम्ब में, या यूरेनियम जो है वो टूट करके क्रिप्टॉन और जीनॉन में चेंज हो जाता है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दिखाता हूँ। नाइट्रोजन 714, जब हमने नाइट्रोजन के ऊपर प्रोटॉन की बोmbardment की, देन वी विल गॉट, और या ड्यूटेरियम की बोmbardment की, देन वी विल गॉट ऑक्सीजन 8 एंड नाउ इट विल बी 15, oh sorry, it is 2 and it is 16. In this equation nitrogen is हाँ जी destroyed and oxygen is created. It means atom can be destructed with the help of nuclear reactions. This is all from this video. Hope you like this. Have a nice day.